नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में आपने टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण का गहन अध्ययन किया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले वह वीडियो देख लें। और इस टॉपिक में हम आपसे उसी टॉपिक से संबंधित जो PYQS है 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछा जाता है, प्रमाण के साथ हम लोग उसको देखेंगे कि ये NCERT लाइन को कैसे फॉलो करता है। आप उसका अध्ययन करेंगे और आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन जो BSSC इंटर लेवल PT 2018 में पूछा गया है कि समाप्यता एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से किन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैव अजैव, B है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, C है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय और D है संभावी और विकसित। आप देख सकते हैं NCERT के मूल बुक में समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। नवीकरण योग्य, कभी न खत्म होने वाला संसाधन, और अनवीकरण योग्य, जो खत्म हो जाता है संसाधन और जिसको निकट भविष्य में बनना असंभव सा प्रतीत होता है। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे? B नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का दो वर्गीकरण, यही है। अब दूसरा सवाल है जो SSC CHSL 2021 में पूछा गया है कि कौन सा एक जैव संसाधन का सही उदाहरण है निम्नलिखित में से? बायोटिक रिसोर्सेस, चट्टानें, धातुएं, वन्यजीव, वाइल्ड लाइफ और सौर ऊर्जा। जैव संसाधन का मीनिंग हुआ जिसमें जीवन हो। आइए NCERT में देखते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन में आप देखिए, एक सतत प्रवाह है और दूसरा जैव है। सतत प्रवाह, इसको अजैव भी बोलते हैं। जैव में प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन और वन्य जीव। ऑप्शन में ही है यहाँ वन्य जीव, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, C। अब सवाल है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है? अनवीकरण योग्य संसाधन, B सतत या प्रवाह नवीकरण योग्य संसाधन और C अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और D अचक्रीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सतत प्रवाहित है और इसकी पूर्ति हर हमेशा होते रहती है। आइए NCERT में देखें। आप देखिए यहाँ पर नवीकरण योग्य में सतत प्रवाह आता है जिसको अजैव संसाधन भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये सतत प्रवाहित क्या है? पवन है, जल है, ये सब जो है सतत प्रवाहित है। तो इसमें B विकल्प सही है। सतत या प्रवाह नवीकरण योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कोयला और पेट्रोलियम संसाधनों के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? A है नवीकरण योग्य, B है अनवीकरण योग्य और अचक्रीय, और C है पुनः चक्रीय और D है सामुदायिक। तो आप देखे होंगे कि हम लोग जिस समय अध्ययन कर रहे थे NCERT के लाइनों को, तो उसमें जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही आते हैं कोयला और पेट्रोलियम। वो अनवीकरण योग्य अर्थात अचक्रीय था।
अनवीकरण योग्य अचक्रीय, क्योंकि ये समाप्त होने के बाद फिर से लाखों बरस लग जाते हैं इसको बनने में। आप एनसीईआरटी के बुक में इस टेबल को देखिए। अनवीकरण योग्य जो है वो पुनः चक्रीय और अचक्रीय दो तरह के संसाधन हैं। तो अचक्रीय में आप देखिए जीवाश्म ईंधन आता है ना, तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ये सभी आते हैं। सवाल है कि दिए गए चित्रों के वर्गीकरण के अनुसार धातुएं मेटल्स किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण हैं। धातुएं मेटल्स जो है किस प्रकार के संसाधन हैं। सतत प्रवाह संसाधन, बी है पुनः चक्रीय अनवीकरण योग्य संसाधन, सी जैव संसाधन, डी है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बीएसएससी इंटर लेवल पीटी 2017 में पूछा गया सवाल है ये। तो जब आप संसाधन के टेबल को देखिएगा तो इसमें अनवीकरण योग्य में एक आता है पुनः चक्रीय और एक आता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय में आप देख पा रहे हैं धातु आता है, पुनः चक्रीय अनवीकरण योग्य। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पुनः चक्रीय अनवीकरण योग्य संसाधन बी। सवाल है कि ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए है अजैव संसाधन, ए बायोटिक रिसोर्सेस, बी है जैव संसाधन, सी है मानवीय संसाधन, डी है विकसित संसाधन। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल है। तो जिस समय हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो तरह के संसाधन होते हैं। जैव संसाधन मतलब बायोटिक रिसोर्सेस, इनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है अर्थात इसमें जीवन मौजूद होते हैं। और अजैव संसाधन एबायोटिक रिसोर्सेज, ये सारे संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं जैसे चट्टानें, धातुएं वगैरह। तो आप अपने विकल्प में देखिए निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन को क्या बोलेंगे। ए अजैव संसाधन एबायोटिक रिसोर्सेज। सवाल है गांवों में पाई जाने वाली चारण भूमि जो है पॉस्चरलैंड्स या साझा तालाब, चारण भूमि और साझा तालाब स्वामित्व के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं। ए है व्यक्तिगत संसाधन, बी है राष्ट्रीय संसाधन, सी है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और डी है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बीएसएससी इंटर लेवल मेन एग्जाम में 2019 में पूछा गया सवाल है ये। तो एनसीईआरटी के लाइन में जब स्वामित्व के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे सामुदायिक संसाधन, तो उसी में हम लोगों ने अध्ययन किया था उसमें कि शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान जैसी जो चीज़ें हैं वो सामुदायिक संसाधन है, कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज, और इस पर समाज के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए भाई, तो सी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सवाल है कि संसाधनों के वर्गीकरण आरेख के अनुसार संस्थाएं और ढांचा स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन किसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जैव संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन। ये बीएसएससी इंटर लेवल का संभावित प्रश्न है और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है। जब आप संसाधनों के वर्गीकरण पर आप क्या करेंगे, गौर करेंगे टेबल पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संरचना एवं संस्थाएं मानवीय
संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसको मानव ने बनाया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी, मानवीय संसाधन। संस्थाएं एवं ढांचा किसके अंतर्गत आते हैं? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सवाल है आपके सामने, एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है, लेकिन अभी तक इनका सही ढंग से पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इन्हें किस प्रकार का संसाधन माना जाएगा? विकसित संसाधन, संचित कोष, संभावी संसाधन, अचक्रीय संसाधन। तो एनसीईआरटी में जब हम लोग लाइनें पढ़ रहे थे तो विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये 4 तरह के संसाधनों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था। और इसी में हम लोगों ने अध्ययन किया था संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, जो किसी प्रदेश में मौजूद तो है लेकिन इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है। और एग्जाम्पल में देखिए हूबहू वही क्वेश्चन ही है कि भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है समुचित ढंग से। क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें से हमारा विकल्प क्या होगा? सी, संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस। सवाल देखिए कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उचित तकनीक टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, क्या कहलाते हैं? ए विकल्प है विकसित संसाधन, बी है भंडार स्टॉक, सी है संचित कोष और डी है प्रवाह संसाधन। बीएसएससी इंटर लेवल पीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जब हम एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ रहे थे उसमें संसाधनों के वर्गीकरण में आपको विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ था। और इसमें आप देखिए यहाँ पर है ना भंडार। तो भंडार के बारे में हम लोगों ने जब डिटेल्स में पढ़ा था तो पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है, ये क्या होगा? ये क्या कहलाता है? भंडार कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो इसका विकल्प बी आंसर होगा, भंडार स्टॉक। इसका की पॉइंट है पकड़ने का इसका कि ये मानव की पहुंच से अभी क्या है? बाहर है, उचित तकनीकी का अभाव है। सवाल है मात्रा एवं गुणवत्ता, क्वांटिटी एंड क्वालिटी का वर्गीकरण संसाधनों के किस मुख्य घटक से जुड़ा हुआ है? तो ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल है। और फिर विकल्प ए है प्राकृतिक संसाधन, बी है मानवीय संसाधन, सी है अजैव संसाधन, डी है सतत संसाधन। आप संसाधनों के वर्गीकरण का जब टेबल पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मानवीय संसाधन के अंतर्गत 2 संसाधन है ना, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? मानवीय संसाधन बी। अब सवाल है आपके सामने, बांधों में जमा जल, वाटर इन डैम्स, या वनों में मौजूद लकड़ी जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है, किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प ए विकसित संसाधन, विकल्प बी भंडार, सी संचित कोष रिजर्व और डी प्रवाह संसाधन। ये देखिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है।
एनसीईआरटी के लाइनों में जब हम विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था संचित कोष, और संचित कोष के डिटेल्स का जब अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि संचित कोष रिजर्व जो है यह भंडार का ही एक तरह का हिस्सा है, जिसे मौजूदा तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिलहाल जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसकी सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इसका उपयोग शुरू नहीं किया गया है। यह भविष्य की पूंजी है। तो बांधों में जो जल है अभी, वह भी भविष्य की पूंजी के तरह रिजर्व रखा गया है, इसलिए ये संचित कोष है। तो इसका आंसर सी विकल्प होगा, संचित कोष रिजर्व। बांधों में जमा जल, वनों में मौजूद लकड़ी, ये सब संचित कोष हैं, रिजर्व हैं। अब सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया सवाल, ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। विकल्प ए नवीकरण और नवीकरण, बी जैव और अजैव, सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, डी व्यक्तिगत और सामुदायिक। तो एनसीईआरटी में संसाधनों के वर्गीकरण में जो पहला आधार है उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति के आधार, तो उसमें देखिए जैव और अजैव संसाधन के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर बी होगा, जैव और अजैव। एक सवाल और देखिए आप लोग कि किसी देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं, ईईजेड से परे, परे का मतलब हुआ उसके बाद, यानी तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का खुला महासागरीय क्षेत्र किस संसाधन के अंतर्गत आता है। इसमें विकल्प नहीं है दिया गया, लेकिन ये बीएसएससी इंटर लेवल मेन एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो बाद वाला क्षेत्र है इसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे इसको? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। आप इस वर्गीकरण में देख भी पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हाई सी 200 समुद्री मील के आगे होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये 200 समुद्री मील के बाद का इधर वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संसाधन। सवाल है कि किसी किसान की निजी भूमि, उसका कुआं या उसका घर स्वामित्व के आधार पर किस प्रकार का संसाधन है। बीएसएससी इंटर लेवल पीटी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो जैसे निजी शब्द आ गया तो निजी में विकल्प ए होगा, व्यक्तिगत संसाधन। निजी भूमि, उसका खुद का कुआं, उसका खुद का घर, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। सवाल है कि प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन और वन संसाधनों के किस उपवर्ग का हिस्सा है। वन ए विकल्प अनवीकरण योग्य संसाधन, बी विकल्प नवीकरण योग्य जैव संसाधन, सी विकल्प अचक्रीय संसाधन, डी विकल्प मानवीय संसाधन। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का टेबल देखते हैं।
आप देखिए संसाधन के दो वर्गीकरण प्रमुख हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक के अंतर्गत नवीकरण योग्य है और अनवीकरण योग्य है। नवीकरण योग्य के अंतर्गत आप देखिए जैव में प्राकृतिक वनस्पति वन भी है और वन्य जीव भी है। तो इसका विकल्प क्या होगा? नवीकरण योग्य और जैव संसाधन। सवाल देखिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए है व्यक्तिगत, बी सामुदायिक, सी संभावी पोटेंशियल और डी अंतरराष्ट्रीय। ये बीएसएससी इंटर लेवल का संभावित प्रश्न है। आप देखिए एनसीईआरटी के लाइन में विकास के स्तर पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है उसमें संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये चार हैं। संभावी और ये तो स्वामित्व के आधार पर है ना, वहाँ पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये भी चार है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जबकि आप विकल्प देखेंगे तो इसमें जो संभावी है पोटेंशियल, ये तो विकास के स्तर के आधार पर है और व्यक्तिगत, सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ये जो है स्वामित्व के आधार पर है। तो आपको स्वामित्व के ही आधार पर पूछा गया है सवाल और इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो संभावी आंसर हो जाएगा, ये विकास के स्तर पर है। अब ये सवाल है कि वे संसाधन जिनका उचित सर्वेक्षण किया जा चुका है और वर्तमान में उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, वो क्या कहलाते हैं? तो जब हम लोगों ने एनसीईआरटी लाइनों के डिटेल्स का अध्ययन किया था तो उस समय हम लोगों ने विकास के स्तर पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ था, डेवलप्ड रिसोर्सेज, है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। उसको क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी, विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेस। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप ही के तरह सभी लाभान्वित हो सकें। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।